आज हम मैमथ को सिर्फ एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज के रूप में जानते हैं, लेकिन अपने टाइम में ये धरती का सबसे पावरफुल लैंड मैमल था। आइस एज का राजा, एक ऐसा क्रीचर जिसने एक्सट्रीम कंडीशंस में न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि थ्राइव किया। आज से लगभग 20,000 साल पहले जब दुनिया आइस एज में थी, तब जमीन का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। टेम्परेचर कई जगहों पर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था, कुछ एरियाज में तो -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। ये वो टाइम था जब ग्लेशियर्स यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बड़े हिस्सों को कवर कर रहे थे। सी लेवल आज से लगभग 120 मीटर नीचे था और इस फ्रोजन वर्ल्ड में मैमथ्स का रेन था। इस एक्सट्रीम ठंड में रहना हर जानवर के बस की बात नहीं थी, लेकिन मैमथ सिर्फ सरवाइव नहीं करता था, वो डोमिनेट करता था। नदर्न यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक, साइबेरिया से लेकर अलास्का तक, हर जगह मैमथ का एम्पायर था। फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मैमथ्स लगभग 5 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुए थे। अफ्रीका में शुरू हुई उनकी जर्नी इवेंचुअली उन्हें दुनिया के सबसे ठंडे रीजन्स तक ले गई और हर जनरेशन के साथ वो और ज़्यादा अडैप्ट होते गए। वुली मैमथ का शरीर आइस एज के लिए परफेक्टली डिजाइंड था। एवोल्यूशन ने उन्हें हर डिटेल में परफेक्ट बनाया था। उसके कान छोटे थे, सिर्फ 30 सेंटीमीटर लंबे। कंपेयर करो आज के अफ्रीकन एलिफेंट से, जिसके कान 2 मीटर तक बड़े होते हैं। ये छोटे कान ताकि ठंड में हीट लॉस कम हो, क्योंकि बड़े कान में ज़्यादा ब्लड फ्लो होता और ज़्यादा हीट लॉस। स्किन के नीचे लगभग 10 सेंटीमीटर थिक फैट लेयर थी। ये फैट लेयर एक नेचुरल इंसुलेशन का काम करती थी। जैसे हम विंटर जैकेट्स पहनते हैं, वैसे ही ये फैट लेयर मैमथ को वार्म रखती थी। इसके बाल 2 लेयर्स में थे। बाहर के बाल लंबे और रफ, जो स्नो और हवा को रोक सके। कुछ मैमथ्स के बाल 90 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे और अंदर के बाल सॉफ्ट और डेंस, जो बॉडी हीट को अंदर ही रखें। ये इनर लेयर इतनी डेंस थी कि 1 स्क्वायर इंच में थाउजेंड्स बाल होते थे। एक अडल्ट मैमथ की हाइट लगभग 3.5 मीटर्स होती थी। कुछ मैमथ्स 4 मीटर्स तक भी बड़े हो जाते थे। वेट 6000 से 8000 किलोग्राम्स के बीच, मतलब आज की एवरेज कार से भी ज़्यादा भारी। इसके कर्व्ड टस्क्स 4 मीटर्स तक लंबे हो सकते थे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 5 मीटर्स भी। ये सिर्फ फाइट के लिए नहीं थे। इन टस्क्स का यूज मैमथ बर्फ हटाकर जमीन के नीचे से घास निकालने के लिए करता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैमथ के टस्क्स कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते थे। इनके ग्रोथ रिंग्स देखकर साइंटिस्ट्स ये पता लगा सकते हैं कि मैमथ की एज क्या थी, उसने किस सीजन में क्या खाया और उसकी हेल्थ कैसी थी। मैमथ की ट्रंक भी स्पेशल थी। इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती थी जो उसे एक्सट्रीमली प्रिसाइज मूवमेंट्स करने में मदद करती थी। ये ट्रंक इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो हैवी ब्रांचेस तोड़ सकती थी और इतनी जेंटल कि वो स्मॉल बेरीज उठा सकती थी। हर दिन एक मैमथ को लगभग 200 किलोग्राम खाना चाहिए होता था। ग्रास, रूट्स, फ्रोजन प्लांट्स, कभी-कभी तो वो श्रब्स और ट्री बार्क भी खाते थे। विंटर्स में जब खाना कम होता तो वो अपने बॉडी फैट पर सर्वाइव करते थे। इसका मतलब ये था कि मैमथ को बहुत बड़े एरिया की जरूरत होती थी। एक अडल्ट मैमथ दिन भर में 20 से 25 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता था, सिर्फ खाना ढूंढने के लिए। और आइस एज में ये एरिया अवेलेबल था। मैमथ अकेला नहीं रहता था, ये एक सोशल स्पीशीज थी। ये ग्रुप्स में रहता था जिन्हें हर्ड कहा जाता था, बिल्कुल आज के एलिफेंट्स की तरह। एक हर्ड में 10 से 20 मैमथ होते थे, कभी कभी 50 से ज्यादा भी। हर हर्ड की लीडर एक एक्सपीरियंस्ड फीमेल होती थी, जिसे मेट्रियार्क कहा जाता था। वो सबसे पुरानी और सबसे वाइज होती थी। मेट्रियार्क के पास जनरेशंस का एक्सपीरियंस होता था। उसे पता होता था कि किस सीजन में कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा और कहाँ डेंजर है। पूरा हर्ड उसकी गाइडेंस फॉलो करता था। यंग मैमथ्स को हमेशा ग्रुप के बीच में रखा जाता था और अडल्ट्स उन्हें प्रेडेटर्स से प्रोटेक्ट करते थे। अगर कोई केव लायन या सेबर टूथ टाइगर अटैक करता तो अडल्ट्स एक सर्कल बना लेते और बच्चों को बीच में छुपा लेते। फॉसिल एविडेंस दिखाता है कि अगर कोई मैमथ इंजर्ड होता तो पूरा ग्रुप उसके साथ रुकता था। वो उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये कोऑपरेशन था, ये एम्पैथी थी। साइंटिस्ट्स ने फुटप्रिंट्स भी मिले हैं जो दिखाते हैं कि मैमथ्स अपने इंजर्ड मेंबर्स को सपोर्ट करते हुए स्लोली चलते थे। कुछ फॉसिल्स में बाइट मार्क्स भी हैं जो सजेस्ट करते हैं कि मैमथ्स अपने इंजर्ड साथियों को प्रेडेटर्स से बचाते हुए लड़ रहे थे। फिर धरती पर एक नया कैरेक्टर आया, इंसान। इंसान के पास क्लॉज नहीं थे, तेज दांत नहीं थे, नहीं वो मैमथ इतना बड़ा था, लेकिन उसके पास दिमाग था और टूल्स। ह्यूमंस और मैमथ्स लगभग 10,000 साल तक एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते रहे।
इस दौरान मैमथ का शिकार भी हुआ, लेकिन ये हंटिंग मॉडर्न हंटिंग जैसा नहीं था। अर्ली ह्यूमंस ग्रुप्स में शिकार करते थे, 20 से 30 लोग एक साथ। वो मैमथ्स को क्लिफ्स की तरफ भगा देते या स्नो में फंसा देते, फिर स्पीयर्स और स्टोन से अटैक करते। एक मैमथ का शिकार एक मेजर इवेंट होता था। उसका मीट वीक्स तक चलता था। बोन्स से टूल्स बनते, स्किन से शेल्टर, आइवरी से वेपन्स और आर्ट। कुछ जगह तो मैमथ बोन से पूरे हट्स बने मिलते हैं। केव पेंटिंग्स जैसे फ्रांस के लास्कोस केव्स और स्पेन के अल्टामिरा केव्स मैमथ हंटिंग दिखाती हैं। ये पेंटिंग्स 15,000 से 20,000 साल पुरानी हैं। इनमें मैमथ को डिटेल में ड्रॉ किया गया है, उनके बाल, उनके कर्व्ड टस्क्स, सब कुछ। लेकिन सच ये है कि सिर्फ हंटिंग मैमथ के एक्सटिंक्शन का रीजन नहीं था। अगर होती तो मैमथ इतने 1000 साल तक सरवाइव करता। असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब आइस एज खत्म होने लगा। लगभग 12,000 साल पहले ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हुआ। ये सुनना तो कम लगता है, लेकिन नेचर के लिए ये बहुत बड़ा चेंज था। ग्लेशियर्स पिघलने लगे, सी लेवल्स बढ़ने लगे और सबसे इंपॉर्टेंट, वेजिटेशन बदलने लगा। ग्रासलैंड्स जहां मैमथ का खाना था, स्वॉम्प्स और फॉरेस्ट्स में बदलने लगे। फ्रोजन जमीन सॉफ्ट होने लगी। टंड्रा स्टेप्स जो मैमथ का आइडियल हैबिटेट था, वो डिसअपीयर होने लगा। मैमथ ग्रास खाने वाले थे, वो फॉरेस्ट्स के लिए अडैप्ट नहीं थे। जब ग्रासलैंड्स कम होने लगे तो उनका फूड सप्लाई भी कम होने लगा। अब मैमथ को उतना खाना नहीं मिल पा रहा था जितना उसे रोज चाहिए था। 200 किलोग्राम्स डेली रिक्वायरमेंट और खाना अवेलेबल सिर्फ 150 किलोग्राम्स। इस डिफरेंस ने पॉपुलेशन पर प्रेशर बढ़ाया। एक्सटिंक्शन कभी एक दिन में नहीं होता, ये एक स्लो प्रोसेस है। पहले पॉपुलेशन कम होती है, फिर बर्थ रेट गिरता है, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। जब पॉपुलेशन छोटी हो जाती है तो इनब्रीडिंग शुरू हो जाता है, मतलब रिलेटिव्स के बीच ब्रीडिंग। इससे जेनेटिक प्रॉब्लम्स आते हैं, वीक इम्यूनिटी, बर्थ डिफेक्ट्स, कम लाइफ स्पैन। स्टडीज बताती हैं कि लास्ट मैमथ्स जेनेटिकली वीक हो चुके थे। डीएनए एनालिसिस में अबनॉर्मैलिटीज मिलती हैं। छोटी सी डिजीज या थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज उनके लिए डेडली बन गया था। अलग अलग रीजन्स में मैमथ्स अलग अलग टाइम पर एक्सटिंक्ट हुए। मेनलैंड में वो लगभग 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन कुछ आइसोलेटेड आइलैंड्स पर वो और सर्वाइव कर गए। आखिरी मैमथ व्रैंगल आइलैंड पर सर्वाइव कर गए थे। ये आइलैंड आर्कटिक ओशन में है, रशिया के पास। ये एक छोटा सा आइलैंड था, सिर्फ 7,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ मैमथ लगभग 4,000 साल पहले तक जिंदा थे। उस टाइम जब इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, जब बेबीलोन में सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी, तब कहीं दूर एक छोटी सी मैमथ पॉपुलेशन अपनी लास्ट फाइट लड़ रही थी। सोचो, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन बना रहे थे, सिटीज बसा रहे थे, तब कहीं दूर एक मैमथ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो आइस एज का आखिरी विटनेस था। व्रैंगल आइलैंड के मैमथ्स छोटे थे, मेनलैंड मैमथ से ऑलमोस्ट 30% छोटे। ये आइलैंड ड्वार्फिज्म का एग्जाम्पल है। लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड स्पेस में एनिमल्स छोटे हो जाते हैं। आज मैमथ के बॉडीज साइबेरिया की बर्फ में मिलती हैं, इतनी अच्छी कंडीशन में कि उनका डीएनए तक इंटैक्ट है, स्किन प्रिजर्व्ड है, इंटरनल ऑर्गन्स प्रिजर्व्ड हैं, कुछ में तो ब्लड भी लिक्विड फॉर्म में मिला है। 2013 में साइंटिस्ट्स ने एक मैमथ कार्कस निकाला जिसका ब्लड इतना प्रिजर्व था कि वो फ्लो कर रहा था। ये शॉकिंग था। 10,000 साल पुराना ब्लड जो अभी भी रेड था। इस डीएनए को देखकर साइंटिस्ट्स आज पूछ रहे हैं, क्या मैमथ को वापस लाया जा सकता है? ये कॉन्सेप्ट डी एक्सटिंक्शन कहलाता है। एलिफेंट्स के डीएनए का लगभग 99.6% हिस्सा मैमथ से मैच करता है। वो क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है। क्रिस्पर जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आइडिया ये है कि एलिफेंट के डीएनए में मैमथ के जीन्स डाल दिए जाएं, वुली कोट के जीन्स, कोल्ड अडैप्टेशन के जीन्स, फिर एक हाइब्रिड एनिमल क्रिएट हो जो मैमथ जैसा होगा। कुछ कंपनीज जैसे कोलोसल बायोलॉजिक्स इस पर काम कर रही हैं। उनका क्लेम है कि वो 2028 तक मैमथ एलिफेंट हाइब्रिड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम कर सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या हमें करना चाहिए। मैमथ का हैबिटेट अब एग्जिस्ट नहीं करता। टंड्रा स्टेप्स अब नहीं है, क्लाइमेट अलग है, इकोसिस्टम अलग है। अगर मैमथ वापस आया तो वो कहाँ रहेगा? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि मैमथ्स को वापस लाकर हम आर्कटिक इकोसिस्टम्स को रिस्टोर कर सकते हैं। मैमथ्स ट्रीज गिरा के ग्रासलैंड्स बना सकते हैं, वो पर्माफ्रॉस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है, एथिकल कंसर्न्स है।
रिसोर्सेज बेटर जगह यूज हो सकते हैं। आज जो स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं उन्हें बचाओ, जो एक्सटिंक्ट हो चुके उन्हें रहने दो। मैमथ की कहानी सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये दिखाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर सकता है। आज भी हर साल हजारों स्पीशीज एक्सटिंक्शन के करीब जा रही हैं। राइनोज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, पोलर बेयर्स। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार एनवायरनमेंट धीरे चेंज नहीं हो रहा, हम फास्ट चेंज कर रहे हैं। लास्ट 100 ईयर्स में टेम्परेचर जितना बढ़ा है उतना पिछले 10,000 ईयर्स में नहीं बढ़ा था। अगर हमने हिस्ट्री से नहीं सीखा तो मैमथ सिर्फ शुरुआत था। अगली लिस्ट में और भी स्पीशीज होंगी, शायद वो स्पीशीज भी जो हमें लगता है कि हमेशा रहेगी। मैमथ ने मिलियंस ऑफ ईयर्स सर्वाइव किया, आइस एज सर्वाइव की, प्रेडेटर्स सर्वाइव किए, लेकिन वो रैपिड क्लाइमेट चेंज सर्वाइव नहीं कर पाया। और ये लेसन है हमारे लिए कि नेचर पावरफुल है लेकिन फ्रेजाइल भी, कि एवोल्यूशन टाइम लेता है लेकिन एक्सटिंक्शन फास्ट होता है, कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हिस्ट्री रिपीट होगी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और रियल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट्स में बताएं, क्या हम अगली एक्सटिंक्शन को रोक सकते हैं या हम भी एक दिन मैमथ की तरह सिर्फ फॉसिल्स में ही रह जाएंगे।